किया था, ये वही चीजें हैं, वही कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट के साथ चीजें हो जाएंगी। विटामिन के डिपेंडेंट जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो इसमें वॉर आपने याद रखना है, वॉर ऑफ 1972, जो क्लासिकल वॉर हुई थी ना 1972 की, वो आपने याद रखना है। Why I added this word classical war of 1972, ठीक है, क्योंकि वॉरफरिन जो होती है ना, वॉरफरिन, ठीक है, वो एक्ट करती है एक्सट्रिंसिक पाथवे में, और पीटी यूज होता है चेक करने के लिए 10972 फैक्टर्स को। अब इसको एक और तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि जो ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स भी हैं 2, 7, 9, 10, ठीक है। अच्छा, अब वॉर जो है वो बाहर होती है ना, अंदर तो नहीं ना वॉर होती, वॉर जो है मैदान जो है वो बाहर ही सजता है। अब ये ना कहना कि घरों के अंदर भी, कमरों के अंदर भी वॉर्स होती है, तो वो वाली वॉर की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम जो बाहर वॉर होती है उसकी बात कर रहे हैं, तो वॉर जो है वो बाहर होती है, इसलिए वॉरफरिन एक्ट्स ऑन एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक छोटे वाला पाथवे, और उस छोटे वाले पाथवे को चेक करने के लिए कौन सी चीज होती है, प्ले टेनिस, सही, प्ले टेनिस यानी पीटी। आगे जनाब ये एमसीक्यूज है वो सिंपल सिंपल से हैं। प्रोटीन सी एंड एस क्लॉटिंग फैक्टर्स विटामिन के वाले होते हैं। विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स होता है वो कौन सा होता है, सही है, तो वो प्रोथ्रोम्बिन होता है, सही है। सो प्रोथ्रोम्बिन, इसे फैक्टर 2 भी कहते हैं, ठीक है, वही थ्रोम्बिन वाला ना, थ्रोम्बिन से पहले प्रोथ्रोम्बिन होता है। अच्छा, पीटी टेस्ट यूज्ड इन, अच्छा, जो पीटी टेस्ट है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो वो जॉइंटिस वगैरह और लीवर डिजीज़ कोई हो ना उसको चेक करने के लिए होता है पीटी, ठीक है। ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है पीटी का जॉइंटिस के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी पेशेंट विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस व्हाट विल बी द डेफिशिएंट, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के पेशेंट में जो है वो डेफिशिएंट क्या होगा, उसमें प्रोथ्रोम्बिन डेफिशिएंट होगा। विटामिन के की डेफिशिएंसी में क्या होता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी में पीटी और एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग होते हैं, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होता है, लेकिन पीटी और एपीटीटी दोनों प्रोलॉन्ग होते हैं। चलो इधर आज मैं आप लोगों को 2 से 3 इधर एमसीक्यूज ऐड करवाता हूँ, और वो आप लोगों ने अपने क्लियर रखने हैं क्योंकि वो पेपर के अंदर आते हैं। भला क्या क्या, अगर उसने एमसीक्यू में सिर्फ एपीटीटी प्रोलॉन्ग दिया हो, सिर्फ एपीटीटी प्रोलॉन्ग दिया हो, ठीक है, तो वो कौन सी डिजीज होगी, वो कौन सी डिजीज होगी अगर सिर्फ एपीटीटी प्रोलॉन्ग हो, अगर सिर्फ एपीटीटी प्रोलॉन्ग हो तो वो कौन सी डिजीज होगी जिसमें सिर्फ एपीटीटी प्रोलॉन्ग होता है, हीमोफिलिया, हीमोफिलिया, अमेजिंग, 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 यू ऑल पीपल आर अमेजिंग, हीमोफिलिया होगी, सही है, सिर्फ एपीटीटी प्रोलॉन्ग हो तो वो हीमोफिलिया होगी, ठीक है। अच्छा, चलो अब मैं डिजीज नहीं पूछ रहा, ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि जो आईटीपी होती है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, उसके बारे में हमें, हाँ जी, उसमें क्या क्या होगा, उसमें हमेशा बच्चा दिया होगा, वैक्सीनेशन की हिस्ट्री होगी, सही है, प्लेटलेट्स जो हैं वो डिक्रीज होंगे, प्लेटलेट्स जो हैं वो डिक्रीज होंगे, ठीक है, और इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम दिया होगा, इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम दिया होगा। सो ये जो है सिनेरियो होता है आईटीपी का, सही है। सो एपीटीटी प्रोलॉन्ग होता है हीमोफिलिया के अंदर, और आईटीपी के अंदर ब्लीडिंग टाइम भी प्रोलॉन्ग होता है, और साथ उसने प्लेटलेट्स जो है वो डिक्रीज दिए होते हैं, ठीक है, और विटामिन के डेफिशिएंसी में ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा, बाकी दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी, ठीक है। और एक और चीज़ होती है जिसमें हर चीज़ इंक्रीज होती है, एवरीथिंग इज रेज्ड, और उसमें उसने वो भी दिया होता है, डी डाइमर्स वगैरह दिए होते हैं, तो वो डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन होती है, सही है। अब ये मैंने वो 3-4 सिनेरियोज बताए हैं जो पेपर्स के अंदर आ जाते हैं, और उनका जो है ना वो आपको वो नहीं पता होता कि डायग्नोजिंग पॉइंट्स कौन से होते हैं, तो वो ये होते हैं, ठीक है। सो ये नीचे इसने लिखा हुआ है कि व्हाइल इन प्लेटलेट डिसऑर्डर्स लाइक आईटीपी, टीटीपी, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है और प्लेटलेट काउंट कम होता है, क्लियर। विटामिन के की डेफिशिएंसी में फर्स्ट और फॉरमोस्ट फैक्टर डिप्लीटेड जो होता है वो क्या होता है, तो इसमें आपने सीक्वेंस याद रखना है, CS7, ठीक है, CS7,
या CSS से याद रख सकते हैं, CSS, आखिरी S फॉर 7, ठीक है, ठीक है। ये जी विटामिन के की डेफिशिएंसी में सबसे पहले कौन सा फैक्टर डिप्लीट होता है? तो प्रोटीन सी फर्स्ट इज ग्रेटर देन प्रोटीन एस, एज यू कैन सी हियर, इज ग्रेटर देन फैक्टर 7, ठीक है। अच्छा, आगे जी 315 पॉइंट है जी, 315 पॉइंट है। हमने आज ज़्यादा जो है वो टॉपिक्स कवर करने हैं, सो इसलिए आज आप लोगों ने ज़रा एक्टिव रहना। हेपरिन प्राइमरीली एक्ट थ्रू, तो हेपरिन जो होती है वो प्राइमरीली एक्ट करती है किसके थ्रू? एंटी थ्रोम्बिन 3 के थ्रू, एंटी थ्रोम्बिन 3 के थ्रू, ठीक है। अच्छा, हेपरिन और वार्फरिन का उसने ना फर्क लिख दिया है। तो पहली बात तो जो मैंने आप लोगों को पहले बता दी, ठीक है, कि हेपरिन जो होता है वो वार्फरिन जो होता है वो वॉर हमेशा बाहर होती है, तो उसमें आप लोगों ने याद रखना है कि वो एक्सट्रिंसिक पाथवे पे एक्ट करेगी, ठीक है। ये देख ले जरा, विटामिन के रिडक्टेज को इनहिबिट करेगी। अगर विटामिन के रिडक्टेज इनहिबिट हो जाएगा तो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, उनके लिए वार्फरिन होगी। वार्फरिन एक्ट्स ऑन एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, एंड पीटी यूज्ड टू चेक इट, फैक्टर्स आर 10, 9, 7, 2, ठीक है। क्लियर हो गया 1972 की वॉर। चलो गुड। अब जनाब हेपरिन के बारे में क्या चीज याद रखनी है? हेपरिन पे इधर जरा बड़ा बड़ा करके लिखें, हेपरिन कीप्स द बेबी हैप्पी। अब ये मैं क्यों इधर बता रहा हूँ, इधर तो नहीं लिखा हुआ, बिकॉज MCQ में ये आता है कि प्रेगनेंसी में कौन सी यूज होती है। सो प्रेगनेंसी में यूज होने वाली है हेपरिन, बिकॉज हेपरिन कीप्स द बेबी हैप्पी। अमेजिंग अमेजिंग, सही है। सो प्रेगनेंसी में कौन सी यूज होती है? हेपरिन। हेपरिन एक्ट्स ऑन इंट्रिंसिक पाथवे, हेपरिन एक्ट्स ऑन इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, क्योंकि वार्फरिन एक्सट्रिंसिक पे एक्ट कर रही थी, ठीक है। अच्छा, इसमें जी APTT जो है वो चेक करेगा इंट्रिंसिक पाथवे के, और फैक्टर्स कौन से होंगे? कल हमने किया था वो इंट्रिंसिक पाथवे वाले सारे फैक्टर्स के नाम लिख दें आप, ठीक है। 12 से शुरू करें, फिर 11, ठीक है, फिर 11 के बाद 10 तो कॉमन पाथवे में आ जाता है, तो 11 के बाद 9, फिर 8, फिर 10, 2, 1, ये सारे जो फैक्टर्स हैं उनको चेक करेगा, ठीक है। सिंपल, कल वाले कॉन्सेप्ट्स के साथ MCQ सॉल्व हो रहे हैं ना, सिंपल चीजें हैं, सिर्फ एडिशनल थोड़ी बहुत मैं बातें बता रहा हूँ। गुड। अच्छा, कुछ इसने पॉइंट्स दे दिए हैं MCQs के, इनमें से मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वार्फरिन जो होती है वो अफेक्ट करती है फैक्टर 2 को। ओरल एंटीकोआगुलेंट जो होता है, टेस्ट टू मॉनिटर ओरल एंटीकोआगुलेंट, वो INR होता है, ठीक है, INR जो होता है। तो जब भी वार्फरिन का उसने पूछा होगा मॉनिटर करना है तो उसमें INR इज ग्रेटर देन PT, ये आपने सीक्वेंस याद रखना है, ये वाला INR इज ग्रेटर देन PT, इसको जरा आप लोग अंडरलाइन कर लें, INR इज ग्रेटर देन PT, ठीक है। फिर भी नहीं याद रहता तो याद रखना है कि इंडियन करेंसी जो है वो P यानी पाकिस्तान की करेंसी से बड़ी है, INR इज ग्रेटर देन PT, ठीक है। इंडियन करेंसी जो है वो पाकिस्तानी करेंसी से बड़ी है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वही है जी, वार्फरिन जो है वो हेपरिन जो होती है वो इजीली दे सकते हैं क्योंकि वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती। वार्फरिन जो होती है वो प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है और वो टेरेटोजेनिक है। वार्फरिन टॉक्सिसिटी को ट्रीट कैसे करती हैं? अब इधर जरा इस पॉइंट पे जरा गौर करें कि वार्फरिन टॉक्सिसिटी को ट्रीट किससे करते हैं। तो याद रखना है फॉरन FFP, F से फॉरन, F से FFP, F से फॉरन, F से FFP। सो वार्फरिन टॉक्सिसिटी को इमीडिएट ट्रीटमेंट जो देते हैं वो किससे देते हैं? FFP से। और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो होता है वो किससे देते हैं? लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट किससे देते हैं? विटामिन के, सही है। सो फॉरेन से FFP, और यानी इमीडिएट जो ट्रीटमेंट होता है वो FFP, और लॉन्ग टर्म जो होता है वो विटामिन के। अगर उसने सिंपल पूछा हो, ये ना पूछा हो कि इमीडिएट या लॉन्ग टर्म, सिंपल पूछा हो कि वार्फरिन टॉक्सिसिटी को ट्रीट कैसे करना है, तो बाज़ दफ़ा उसने दोनों दोनों ऑप्शन में दिए होते हैं, FFP प्लस विटामिन के। So you have to be prepared for every kind of scenario change and all that, ठीक है।
चलो बाकी जी हेपरिन एक्ट करता है बाइंडिंग विद वो फैक्टर 10A एंड थ्रोम्बिन। हेपरिन हिस्टामिन और प्रोटीएज जो होते हैं वो रिलीज कहाँ से होते हैं? मास्ट सेल से। हेपरिन जो होता है वो प्रिवेंट करता है प्रोपोगेशन ऑफ क्लॉट, यानी क्लॉट का जो है ना प्रोपेगेट करने को, उसके बढ़ने को वो रोकता है। ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और हेपरिन जो होते हैं इनमें सिमिलरिटी क्या है कि ये दोनों फैक्टर 10A जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10A होता है ना उस पर एक्ट करते हैं। ठीक है। सो इस बात में या ये जो एमसीक्यू सबसे ज्यादा आ रहा है वो यही आ रहा है कि हेपरिन को किस एंटीकोआगुलेंट की जरूरत होती है? एंटी थ्रोम्बिन 3 की। एंटी थ्रोम्बिन 3 की। डन डन। ये देख लें जरा, ये जरा हेपरिन और एंटी थ्रोम्बिन 3 वाली बात देख लें जरा। ये देखें जरा, फाइब्रिनोजिन सबसे पहले नीचे आए। फाइब्रिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन इज कमिंग फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। Thrombin is coming from prothrombin. So prothrombin converts into thrombin. Thrombin will in turn convert fibrinogen into fibrin. सही है। सो ऊपर देखें एंटी थ्रोम्बिन 3 और हेपरिन वाला काम सही है, वो 10A कॉम्प्लेक्स के साथ उसका एसोसिएशन है। वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग सर ओनली हेपरिन हो तो फिर क्या? मैं कह रहा हूँ कि अगर वो कहे कि वारफेरिन टॉक्सिसिटी को ट्रीट करना है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए एफएफबी, लॉन्ग टर्म के लिए विटामिन के। और अगर वो कहे कि सिंपल ट्रीट हाउ टू ट्रीट, ये ना पूछे कि इमीडिएट या लॉन्ग टर्म, तो उसमें एफएफपी प्लस विटामिन के। ठीक है। चल नेचुरल एंटी कोआगुलेंट एंटी थ्रोम्बोटिक जो होता है वो कौन सा होता है? तो नेचुरली जो होता है इसको ना आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बॉडी के अंदर ना हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हेपरिन सल्फेट। हेपरिन सल्फेट। ठीक है। तो ये एंडोथेलियम के अंदर होते हैं हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल। सही है। मैंने क्या बोला? जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी एंडोथेलियम है, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर हेपरिन सल्फेट मॉलिक्यूल होते हैं। दे आर नेचुरली अकरिंग एंटी थ्रोम्बोटिक। दे आर नेचुरली अकरिंग एंटी थ्रोम्बोटिक। वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग सर एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या है? भाई थ्रोम्बिन को अपोज करने वाला, थ्रोम्बिन को अपोज करने वाला एंटी थ्रोम्बिन होता है। थ्रोम्बिन क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है। इसको जो अपोज करेगा वो एंटी थ्रोम्बिन होगा। और हेपरिन जो है वो बेसिकली इसी को ही तो स्टिमुलेट करता है, एंटी थ्रोम्बिन को ही तो स्टिमुलेट करता है। हेपरिन जो है वो बेसिकली यही तो काम करता है। ठीक है। हेपरिन का यही तो काम है। मैं चलो थोड़ी सी इधर डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ी सी डिटेल ले लें, अगर आपको समझ नहीं ना आ रही तो इधर जरा गौर से सुने मेरी बात। एक प्रोटीन या केमिकल सब्सटेंस जो होता है ना, हर एंडोथेलियल सेल में होता है, उसे कहते हैं हेपरिन सल्फेट। क्लियर है ये बात? डॉक्टर राबिया जो आपने क्वेश्चन किया, अब जरा गौर से आप मेरे साथ जरा चैट बॉक्स में आए कि हर एंडोथेलियम सेल में मैंने क्या बोला कि एक सब्सटेंस होता है, उसे क्या कहते हैं? हेपरिन सल्फेट। ठीक है। और हर हेपरिन सल्फेट के ऊपर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं एंटी थ्रोम्बिन 3। हर हेपरिन सल्फेट के ऊपर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? एंटी थ्रोम्बिन 3। अब एंटी थ्रोम्बिन 3 आता कहां से है? एंटी थ्रोम्बिन 3 लीवर से आता है। एंटी थ्रोम्बिन 3 फिर क्या करता है? ठीक है, वो ब्लड में आ जाता है और फिर क्या करता है? वो हेपरिन के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। सो हमेशा याद रखना है कि जब भी एंटी थ्रोम्बिन 3 लीवर से बन के ब्लड के अंदर आएगा तो वो हेपरिन के ऊपर बैठेगा तो एक्टिवेट होगा। क्लियर है? क्लियर है? एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिव ही तब होगा, हैप्पी ही तब होगा, अपना काम ही तब करेगा जब वो हेपरिन के ऊपर बैठेगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ गया होगा कि सर फिर ये काम क्या करेगा? सर
इसका नाम ही इसका काम है, एंटी थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल को कट करेगा। ये क्या करेगा? थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल को कट करेगा। ठीक है, थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल को कट करेगा। सही है। और इसके अलावा ये फैक्टर 9 और फैक्टर 10 इनको भी इनएक्टिवेट करता है। सो एंटी थ्रोम्बिन इज बेसिकली थ्रोम्बिन कटर। सही है। एंड इट इज एक्टिवेटेड वेन एवर इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद हेपरिन। डन? क्लियर? क्लियर? I hope it is crystal clear in your mind. I can assume that it is crystal clear in your mind. चल, अच्छा सर एक और कटर भी होता है, एक और कटर भी होता है। सेल्स ना एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। एक तो मैंने थ्रोम्बिन कटर बता दिया, एंटी थ्रोम्बिन 3 है। सही है। सेल एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। मैंने क्या बोला? सेल्स जो होते हैं एंडोथेलियल सेल्स, वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टीपीए। ये जो टीपीए है, ये लीवर से एक प्रोटीन इनएक्टिवेटेड प्रोटीन बन रही होती है प्लाज्मिनोजेन, उसको कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन में। सही है। और प्लाज्मिन जो होता है वो है फाइब्रिन कटर। वो क्या है? फाइब्रिन कटर। वो डिस्ट्रॉय कर देता है फाइब्रिन को और फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बनाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर कोई पूछे कि नेचुरली अकरिंग एंटी थ्रोम्बोटिक कौन सा है, तो आपने कहना है, प्लीज जरा गौर से सुने, आई रिक्वेस्ट, इतनी आराम आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये समझना अब जरूरी है। सही है। अब जरा मेरी तरफ गौर से सुने। आई विल नॉट रिपीट इट नाउ, दिस इज वन एंड लास्ट टाइम। हैपरिन, हैपरिन, ठीक है, एंडोथेलियन सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंटी थ्रोम्बिन जो होता है वो होता है एंडोथेलियम में, और हैपरिन के साथ जब भी वो कांटेक्ट करता है, ठीक है, तो वो एक्टिवेट हो जाता होता है, थ्रोम्बिन को तोड़ता है। उसी तरह सेल्स एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टीपीए। टीपीए जो होता है वो कन्वर्ट करता है प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में। प्लाज्मिनोजेन इज आल्सो अनदर प्रोटीन फाउंड बाय लीवर। सही है। सो प्लाज्मिनोजेन जब प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाती है, तो प्लाज्मिन जो है वो फाइब्रिन को तोड़ेगी। सो व्हेनेवर समवन आस्क यू कि फाइब्रिनोलिटिक कौन सा होता है, तो वो प्लाज्मिनोजेन होता है। नेचुरली अकरिंग फाइब्रिनोलिटिक कौन सा होता है? सही है। या थ्रोम्बस को तोड़ने वाला या फाइब्रिन को तोड़ने वाला, सही है, वो प्लाज्मिनोजेन होता है। थ्रोम्बस को एंटागोनाइज करने वाला एंटीकोआगुलेंट जो होता है वो हेपरिन होता है। सही है। नेचुरली अकरिंग फाइब्रिनोलिटिक इज प्लाज्मिनोजेन, और थ्रोम्बिन कटर जो होता है वो होता है एंटी थ्रोम्बिन 3, वो हेपरिन के साथ मिलके। ठीक है। अच्छा जी, एमसीक्यूज देख लें आप। which antithrombotic is present naturally in blood? Heparin. Which of the following is naturally occurring thrombolytic? Plasminogen. In order to heparin to be an effective anticoagulant, naturally occurring initiator of clotting is required. The most likely inhibitor is to antithrombin 3. Anticoagulants are contraindicated in 20 coagulants जो होते हैं वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में नहीं देते। ठीक है। प्रेगनेंसी रिड्यूस क्या करती है? वो फैक्टर्स एंटी थ्रोम्बिन 3 को रिड्यूस करती है। बस इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, डन। आगे आ जाओ। क्लियर? अच्छा जी, 317 पॉइंट है इन पल्मोनरी टीबी। ये जो पल्मोनरी टीबी होता है, पल्मोनरी टीबी जो होता है, पेशेंट है विद कैल्सिफिकेशन, दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड। तो इस तरह की चेंज को क्या कहते हैं? डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन, लकी। सही है। कौन कौन सी? ठीक है, एक होती है मेटासिटिक और एक होती है डिस्ट्रॉफिक। अच्छा, आप लोग बताएं, कल मैंने डिस्प्लेजिया पढ़ाया था, उसको मैंने क्या कहा था कि वो डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ होती है। डिस्प्लेजिया क्या होता है? डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ। उसी तरह जो डिस्ट्रॉफिक होता है ना, ये भी डैमेज्ड टिश्यू या डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू को कहते हैं। ठीक है। सो कैल्सिफिकेशन, अगर आप वर्ड कैल्सिफिकेशन पे गौर करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैल्सिफिकेशन? कैल्सिफिकेशन का लफ्जी मतलब क्या है?
कैल्सिफिकेशन का लफ्जी मतलब क्या है, व्हाट इज कैल्सिफिकेशन, उसके बाद मैं इसकी टाइप्स पढ़ा, कैल्शियम की डिपोजिशन या इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कलेक्शन, कैल्शियम डिपोजिशन। अच्छा मुझे बताएं कि अगर ऑलरेडी हेल्दी टिश्यू के अंदर, ऑलरेडी हेल्दी टिश्यू के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है थ्रू अबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, तो उसको कहेंगे मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि टिश्यू हेल्दी था, मेटास्टैटिक में टिश्यू हेल्दी होता है, लेकिन जो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म है वो अबनॉर्मल होती है, ठीक है। सो इट इज एसोसिएटेड विद हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है, ठीक है। कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म अब नॉर्मल होती है, इसलिए इसको कैल्सिफिकेशन कहते हैं, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो टिश्यू है वही डैमेज होता है, तो डी से डैमेज टिश्यू, डी से डिस्ट्रॉफिक, तो उसमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगी, वो बेसिकली इसमें जो है हाइपरकैल्सीमिया कॉज नहीं होता, इसमें सीरम कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल होती है, जिस तरह ओल्ड ट्रॉमा, टीबी लीजन, स्कैटर्ड हार्ट वेल्व्स, एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स, सही है। सो प्रीवियसली डैमेज टिश्यू विद नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, तो दैट इज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। लेकिन previously healthy tissue with abnormal calcium metabolism causes maybe hyperparathyroidism, osteolytic tumors, hypervitaminosis D, excessive calcium intake, जिस तरह मिल्क अल्कली सिंड्रोम वगैरह, ठीक है। तो ये बात याद रहेगी, सिंपल सी बात है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। डी से डिस्ट्रॉफिक, डी से डैमेज टिश्यू, तो अगर डैमेज टिश्यू हो लेकिन कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो तो वो होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। लेकिन अगर टिश्यू हेल्दी हो और कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म अब नॉर्मल हो तो वो होता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, सही है। तो पहले यू हैव टू थिंक अबाउट टिश्यू, राइट। सारे क्लियर, सबको क्लियर, ठीक है, चलिए गुड, गुड टू गो सर, ठीक है। सो पल्मोनरी टीबी वगैरह में जब भी वो पूछेगा तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगी, क्योंकि टीबी की वजह से कैविटेशंस बन जाती हैं, ठीक है। पेपिलोमा ऑफ कोराइड प्लेक्सिस कैल्सिफिकेशन कहाँ पे होगी, वो ट्राइगोन ऑफ लैटरल वेंट्रिकल में होगी, ये एक एडिशनल पॉइंट है, आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कॉमनली जो होती है वो नेक्रोटिक टिश्यू में होती है, डन, ठीक है। सो मोमा बॉडीज पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है, सही है। सो टीबी में और पेपिलरी कार्सिनोमा में जिस तरह ट्रॉमा, ट्यूमर, सही है, टीबी, सारी चीजें टी से ही शुरू हो रही हैं, ट्रॉमा, ट्यूमर, टीबी, इन सब में डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। सो ये तीन ही एमसीक्यूज आए हैं अभी तक। अच्छा जी, 318 है जी, बार बॉडीज इज डायग्नोस्टिक फॉर, तो बार बॉडीज जो होता है वो डायग्नोस्टिक किसके लिए होता है, टर्नर के लिए। अच्छा, कभी गाड़ी चलाई है किसी ने, कभी गाड़ी चलाई है तो पूरा टर्न लेते हैं या आधा टर्न लेके छोड़ देते हैं, टर्न पूरा लेना होता है ना, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। सो टर्नर में कंप्लीट टर्न लेना होता है, यानी कंप्लीट मोनोसोमी होती है। ये एमसीक्यू है जी पहला, ये एमसीक्यू है पहला, कि टर्नर में क्या होता है, कंप्लीट मोनोसोमी होती है, कंप्लीट मोनोसोमी, सही है। अच्छा, अब जनाब टर्नर के अंदर क्या होता है, एक्स नॉट, यानी जितनी आपके पास एक्स हो उनमें से -1 करें तो वो आपकी बार बॉडी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। सो डायग्नोस्टिक फॉर टर्नर या एब्सेंट इन टर्नर वो क्या होती है, बार बॉडी। बेस्ट डायग्नोसिस फॉर टर्नर या बेस्ट टेक्निक टू डायग्नोस टर्नर वो होगा कैरियोटाइपिंग। अब दो चीजें हो गई जी, दो चीजें हो गई, बेस्ट डायग्नोसिस फॉर टर्नर या हाउ टू डायग्नोस टर्नर वो कैरियोटाइपिंग होगा, ठीक है। लेकिन डायग्नोस्टिक फॉर टर्नर या एब्सेंट इन टर्नर वो बार बॉडी होती है, ठीक है। अच्छा,
फिर टर्नर में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बार बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो क्या होगा, स्केंटी बार बॉडी। स्केंटी बार बॉडी इज प्रेजेंट इन टर्नर, ठीक है। टोटल क्रोमोसोम -1 इज इक्वल टू बार बॉडी, हमेशा याद रखना। वन बार बॉडी जो होती है वो किसके अंदर होती है, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू आता है, बहुत ज्यादा आता है नॉर्मल फीमेल के अंदर। नॉर्मल फीमेल के अंदर क्या होता है, डबल एक्स। तो मैंने कहा था जितने एक्स हो उसमें से -1 कर दो, तो डबल एक्स माइनस यानी 2 - 1 इज इक्वल टू 1। सो वन बार बॉडी किसके अंदर होती है, नॉर्मल फीमेल के अंदर। वेब्ड नेक और एब्सेंट बार बॉडी किसकी डायग्नोस्टिक है, टर्नर की। एब्सेंट बार बॉडी प्रेजेंट किस में होती है, टर्नर में। बार बॉडी मोस्ट कॉमनली रिलेटेड विद विच ब्लड सेल, तो बार बॉडी जो होती है, मैं बच्चों को बताता होता हूँ कि जब आप किसी चीज पे बार लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो उसको न्यूट्रल कर देती है। सो न्यूट्रोफिल्स आर प्रेजेंट इन बार बॉडीज, ठीक है। जिन लोगों ने मेरे साथ एसके सीरीज की है उनको चीजें याद आ रही होंगी कि मैं बताता होता हूँ कि जब किसी चीज पे बार लगाएं तो वो न्यूट्रल कर देता है। सो बार बॉडी इज मोस्ट कॉमन रिलेटेड विद व्हिच ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, क्लियर है जी, क्लियर है। ये देख लें जी, नॉर्मल फीमेल या टर्नर फीमेल में उसने ये शो किया हुआ है बार बॉडीज को, ठीक है। ये एक साइंसदान था, ये देख लें इसकी शक्ल, इसने बार बॉडीज जो है वो दरियाफ्त की थी, ठीक है। कैरियोटाइप ऑफ ट्रू हार्माफ्रोडाइट इज, वो क्या होती है, वो 46XX 46XY होती है। और सूडो हार्माफ्रोडाइट 46XY वो क्या होता है, वो एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम होता है, ठीक है। 46XY नहीं होना चाहिए, 46XX होना चाहिए, ठीक है। एड्रीनोजेनिटल में बेसिकली 46XX होता है, ठीक है। सो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी ना ये अब सिंपल सिंपल उसने ना 3-4 चीजें दे दी हैं, वो देख लें आप। क्लाइन फिल्टर में 46, आगे हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को भी। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में, हाँ जी अभी मैं वो डिटेल में पढ़ा देता हूँ। 46 45, क्लियर, ये पार्शियल मोल में होता है, सही है। और कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, 46XX एंड एम्बिगुअस जेनिटेरिया। सो सबसे पहले हम कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया क्या होता है, सही है। सो ये सारी चीज़ें जो जितनी भी हमने पढ़ी हैं अभी हम उनको इन डेप्थ इन डिटेल करेंगे कि व्हाट इज़ मोल, व्हाट इज़ कंप्लीट मोल, व्हाट इज़ पार्शियल मोल, व्हाट इज़ ट्रू हार्माफ्रोडाइट, व्हाट इज़ सूडो हार्माफ्रोडाइट, ठीक है। व्हाट इज़ कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, ये सारी चीज़ें अब हम इन डिटेल करने लगे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले करते हैं जी मोल। सबसे पहले मोल देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मोल। अब इधर ही रुक के मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा और अगले पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे सारे। व्हाट इज़ मोल, हाँ जी, एनीवन किसी को पता है कि व्हाट इज मोल। abnormal growth of trophoblast cells that grows into placenta, ठीक है। abnormal growth of trophoblast cells, क्योंकि अब ये जो ऊपर ऊपर दो चीजें हैं ये तो आपको पता ही है ना, क्लाइन फिल्टर टर्नर का तो पता है ना,
अब मैं आप लोगों को मोल पढ़ाने लगा हूँ, जिसमें मैं कंप्लीट मोल, पार्शियल मोल बताऊंगा, फिर मैं ट्रू हर्माफ्रोडाइट और सूडो हर्माफ्रोडाइट बताऊंगा, और फिर जो है मैं को कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया बताऊंगा। ठीक है, चलो। अब मैंने क्या कहा, मोल क्या होता है अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, गोज इनटू द प्लेसेंटा। यानी प्लेसेंटा के अंदर ट्रोफोप्लास्टिक टिश्यू अगर बहुत ज्यादा आता है तो इसे क्या कहते हैं, मोल। ठीक है, मोल। अब मोल जो होता है वो दो तरह का होता है, मोल जो होता है वो दो तरह का होता है। वन इज कॉल्ड एज कंप्लीट मोल एंड वन इज कॉल्ड एज पार्शियल मोल। अच्छा, अब इनको डिफरेंशिएट। अच्छा, वैसे आप लोगों ने मूवीज में कभी वो, प्लीज मेरी मेरी बातें सुने, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस पर आ जाए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। रैंडम बातें ना डिस्कस करें। कभी आपने सुना है मूवीज में वो कहते हैं कि बात मोल रह गया था, मोल रह गया, सुनिए ना ये बात, मूवीज के अंदर भी कहते हैं। ठीक है, मोल का मतलब क्या है कि कोई अबनॉर्मल चीज, कोई कमी, कोई कोताही हो गई हो, ठीक है, तो ये मोल होता है। लफ्जी मतलब, अब लफ्जी मतलब से ही मैं उसका जो है वो पैथोलॉजी समझा रहा हूँ। तो टेक्निकली जनरल पैथोलॉजी में मोल वर्ड जो यूज होता है वो अबनॉर्मल ट्रोफोप्लास्टिक टिश्यू जो प्लेसेंटा में आता है उसके लिए होता है। क्लियर है, क्लियर है सारे, प्लीज सारे बताएं, क्लियर है। अच्छा, अब जनाब अगर उस ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू के अंदर कोई मिलावट नहीं है, कोई फीटल पार्ट्स नहीं है, तो वो होगा कंप्लीट मोल, कि वो पूरी तरह जो है ना वो कंप्लीट है मोल, उसके अंदर कोई भी फीटल पार्ट्स नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, ठीक है, वो कंप्लीट मोल है। अच्छा, ठीक है, तो जब कोई भी फीटल पार्ट्स नहीं होते तो ये जो मोल होता है, यानी ये जो ट्रोफोब्लास्ट की अब नॉर्मल डेपोजिशन होती है वो कैसी होती है, जिस तरह कभी वो ये जो शहद की मक्खी है इसका छत्ता देखा, शहद की मक्खी मक्खी का छत्ता देखा, बिल्कुल वैसी ग्रोथ होती है ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू की, जब उसके अंदर कोई भी फीटल पार्ट नहीं ना होते, तो उस तरह की उसकी होती है। उसमें जिस तरह मक्खी का छत्ता कह ले, या अंगूरों का गुच्छा कह ले, या स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस कह लें, ये होती है कंप्लीट मोल के अंदर, जिसमें कोई फीटल पार्ट्स नहीं होते। ठीक है, और इसमें इसकी जो कैरियोटाइप होगी वो होगी 46XX और 46XY। देयर आर नो फीटल पार्ट्स, यानी ये ऑलमोस्ट मोल ऐसा है कि जो नियर टू नॉर्मल ही कह ले कि उसमें कोई फीटल पार्ट्स नहीं है। सही है, अब नॉर्मल ग्रोथ है ट्रोफोब्लास्ट की, इसी वजह से 46XX और 46XY वाली कैरियोटाइप ये देगा। ठीक है, डन डन डन, कंप्लीट मोल हो गया। ये जो हमने कंप्लीट मोल है वो आपका करवा दिया। अब व्हाट इज पार्शियल मोल, व्हाट इज पार्शियल मोल, ठीक है, व्हाट इज पार्शियल मोल। अब पार्शियल का मतलब क्या होता है, हाफ। इसका मतलब ये मोल है, ये कमी है, ये अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्रोफोप्लास्टिक टिश्यू है, लेकिन ये पूरी तरह जो है वो प्योर नहीं है, ये मोल जो है वो प्योर नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई मिलावट है। तो मिलावट जो है वो किसकी होगी, फीटल पार्ट्स की। नाउ यू अंडरस्टैंड कि कंप्लीट मोल के अंदर कोई फीटल पार्ट्स, कोई मिलावट नहीं होती, सही है, लेकिन पार्शियल मोल के अंदर फीटल पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसकी जो कैरियोटाइप है वो 6 9 के साथ स्टार्ट होगी, 6 9 XXX 6 9 XXY 6 9 XYY। ठीक है, मतलब ये उसकी कैरियोटाइप है। कैरियोटाइप को बस आपने रिटेन रखना है। ठीक है, डन। क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, सबको ये बात क्लियर होगी, व्हाट इज कंप्लीट मोल, व्हाट इज पार्शियल मोल। डन, भूलेगा तो नहीं, भूलेगा तो नहीं। ओके सर, अच्छा, अमेजिंग 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 अमेजिंग। अच्छा, अब जनाब व्हाट इज कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। ठीक है,
जब डेफिशिएंसी हो जाती है ना 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज या 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की, ठीक है, तो याद रखना है कि 21 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में 21 की डेफिशिएंसी होती है, सही है, अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। और ज़्यादा कौन सा हो जाता है, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एक पूरा पाथवे है, नो नीड टू रिमेंबर ऑल द पाथवे, बस इतना सा फिलहाल याद रखो। उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी लार्ज क्लिटरस रिजेंबलिंग लाइक पीनस, ठीक है, विरिलाइजेशन ऑफ फीमेल सेक्स, शॉर्ट हाइट, प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ अर्ली हो जाएगी और एक्सेसिव पिगमेंटेशन होगी, ठीक है। मेल के अंदर लार्ज पीनस और इंक्रीज पिगमेंटेशन होती है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया एंड मोल, ठीक है। बाकी ये टर्नर के कुछ फीचर्स उसने दिखाए हुए हैं, लो हेयर लाइन देख लें, वेब्ड नेक देख लें, ये वेब्ड नेक है, ये नैरो हाई आर्च पैलेट देख लें, ये लो सेट ईयर्स देख लें, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व, स्ट्रीक्ड ओवरीज एमेनोरिया और फर्टिलिटी, ठीक है जी। 21 को मार्क करना है, अगर दोनों हो तो, वैसे दोनों आते नहीं है, 21 को मार्क करना। अच्छा, हॉर्शू किडनी, क्यूबिटस वेल्गस, ठीक है, ब्रॉड चेस्ट, वाइडली स्पेस निपल्स, तो ये सारे टर्नर सिंड्रोम के फीचर्स हैं विच आई शोड यू। बाकी आगे हम कर रहे हैं, बाकी आगे हम कर रहे हैं। टर्नर सिंड्रोम देख लें, कैरियोटाइप होती है जी 45X0, ठीक है, मैनिफेस्टेड बाय फीमेल्स, फीमेल हाइपोगोनेटिज्म होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओवरीज बाय फाइब्रस स्ट्रीक्स, ठीक है, शॉर्ट स्टेचर है, वेब्ड नेक है, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा होता है। मोस्ट कॉमन कॉज है जी प्राइमरी एमेनोरिया का। अच्छा, ये भी उसने वही टर्नर ही दिखाया हुआ, ठीक है। क्लाइन फिल्टर के अंदर क्या होता है, ये है जी 47XXY, ये मैनिफेस्ट होता है मेल्स में, ग्रेकोमेस्टी और टॉल स्टेचर और मेल हाइपोगोनेटिज्म होता है, ट्रोफिक टेस्टिस होते हैं, ठीक है, ये क्लाइन फिल्टर में होता है। और बाकी हमारे पास क्या रह गया, मॉर्फन सिंड्रोम। मॉर्फन सिंड्रोम के अंदर जनाब कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फिब्रिलिन। तो इधर जरा निमोनिक लिखें, इधर निमोनिक लिखें, निमोनिक लिखें, एफ से फिब्रिलिन, एफ से 15, मार्फन के अंदर क्रोमोसोम नंबर 15 इन्वॉल्व होता है, सो एफ से 15, एफ से फिब्रिलिन, और फिब्रिलिन का डिफेक्ट होता है। क्लियर होगी ये बात, एफ से फिब्रिलिन, एफ से 15, सो मार्फन सिंड्रोम के अंदर फिब्रिलिन का डिफेक्ट होता है और क्रोमोसोम 15 इन्वॉल्व होता है। डन डन। इसमें करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, इसमें जी टॉल एंड थिन हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट्स होते हैं, स्पाइडर लाइक फिंगर्स होती हैं, ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ ऑकुलर लेंस जिसे एक्टोपिया लेंटिस कहते हैं, ठीक है, और कार्डियोवास्कुलर एओर्टिक डायसेक्शन होती है, ठीक है, एओर्टिक डायसेक्शन होती है, ठीक है। सो ये मार्फन का आपने ये याद रखना है, और ये यूजुअली उसने दिया होता है सर्कस में बंदा काम कर रहा था और उसमें ये जो है ना हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये मार्फन सिंड्रोम है। अच्छा, डी से डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डी से डिस्ट्रॉफिन, अगर डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन डिफेक्टिव हो तो वो होगा डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। सो फिब्रिलिन, मार्फन, ठीक है। अच्छा, फिर एस से स्पेक्ट्रिन, एस से स्फीरोसाइटोसिस, अगर स्पेक्ट्रिन प्रोटीन का डिफेक्ट हो तो वो स्फीरोसाइटोसिस होगा। ये मैंने वो सारे पॉइंट्स कंपाइल करके आपको बता दिए हैं जो पेपर के अंदर इन्हीं चीजों से रिलेटेड आते हैं, प्रोटीन से। ये मार्फन सिंड्रोम देखें जरा, ये मार्फन के फीचर्स देखें जरा। एम से एमवीपी माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स, एम से मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एओर्टा, ए से एओर्टिक एन्युरिज्म, आर से रेटिनल डिटैचमेंट, एफ से फिब्रिलिन डिफेक्ट, FBN1 जीन की म्यूटेशन होती है ऑन क्रोमोसोम 15, ए से अर्केनोडेक्टाइल, एन से नेगेटिव नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, एस से सबलक्सेटेड लेंस जिसे एक्टोपिया लेंटिस कहते हैं। सो इसके नाम से ही सारी चीजें याद हो गई।
मार्फन की, प्लीज इसकी अगर आपने पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले लें, इसको क्लिक कर लें। मतलब अगर आप लोग, ओहो ये तो शुरू में चला गया, क्लियर, डन। बाकी जी ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है, और वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी अभी एमसीक्यूज भी देख लेते हैं, पहले ये देख लें। ये मैंने आपको पढ़ाया, ये ज़रा 322 पॉइंट पढ़ें, 322 पॉइंट पढ़ें। अ फीमेल विद सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव एंड लार्ज क्लिटरस डायग्नोसिस क्या होगा? एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम, ठीक है। कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल की ज़रा डिटेल्स पढ़ें, सारी आप सबको आती हैं ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस्ड दैट। अच्छा, अब हार्माफ्रोडाइट क्या होता है? व्हाट इज हार्माफ्रोडाइट? हाँ जी, एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज हार्माफ्रोडाइट? हार्माफ्रोडाइट क्या है? प्लीज कोई ना कोई, किसी को तो पता होगा व्हाट इज हार्माफ्रोडाइट? व्हाट इज हार्माफ्रोडाइट? जस्ट ट्राई टू आंसर। सर जिसमें बोथ मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ठीक है, having both जिसमें sex। एम्बिगुअस जेनेटिक या नहीं, बस जो पहले आपने बताया कि मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो, हार्माफ्रोडाइट होता है, ये डेफिनेशन है कि मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो वो हार्माफ्रोडाइट होता है, राइट। अब व्हाट इज ट्रू हार्माफ्रोडाइट एंड व्हाट इज सूडो हार्माफ्रोडाइट? ठीक है, ट्रू क्या होता है, ठीक है, और सूडो क्या होता है? ट्रू का मतलब है जो वाकई है, और सूडो का मतलब है फॉल्स, ठीक है। सो ट्रू हार्माफ्रोडाइट में क्या होगा कि ओवेरियन और टेस्टिकुलर टिश्यू, ठीक है, दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या आएगा? एम्बिगुअस एक्सटर्नल जेनिटलिया, बोथ एक्स और वाई क्रोमोसोम्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों इन्वॉल्व हो विद एम्बिगुअस एक्सटर्नल जेनिटलिया, और ओवरी और टेस्टिकुलर टिश्यूज की भी दोनों दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो, यानी ओवरीज की भी इन्वॉल्वमेंट हो और टेस्टिकुलर टिश्यू की भी इन्वॉल्वमेंट हो, और उसके साथ एम्बिगुअस एक्सटर्नल जेनिटलिया और एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों इन्वॉल्व हो, तो ये ट्रू हार्माफ्रोडाइट, यानी कि उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और दोनों चीजें रेयर होता है, ये बहुत ज्यादा रेयर है। ओवरी का टिश्यू भी प्रेजेंट है, टेस्टिस का टिश्यू भी प्रेजेंट है, एम्बिगुअस एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्स क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है, वाई क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है, राइट। तो ये ट्रू हार्माफ्रोडाइट, डन। अच्छा, अब व्हाट इज सूडो हार्माफ्रोडाइट? फेक वाला, सूडो वाला कैसे होगा? ये जो सूडो होता है ना, ठीक है, इसमें गोनेड्स जो होते हैं वो मिसमैच होते हैं, सही है। इसमें गोनेड्स के अंदर सिर्फ एक सेक्स होता है, ठीक है, और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो क्या करता है, वो जो गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ कोरस्पॉन्ड नहीं करता, वो उनके साथ फॉल्स अपीयरेंस देता है। क्या वो बात होगी कि फॉर एग्जांपल अगर गोनेड कोई प्रेजेंट था तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अपीयरेंस किसी और चीज की आ रही है, सो दिस इज बेसिकली फॉल्स अपीयरेंस, फॉल्स सूडो अपीयरेंस, सो दिस इज सूडो हार्माफ्रोडाइट, दिस इज व्हाट? सूडो हार्माफ्रोडाइट। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? सूडो हार्माफ्रोडाइट, डन। अच्छा, अब जनाब सर इसके सिनेरियो को थोड़ा सा बता देंगे किस तरह आएगा? सूडो हार्माफ्रोडाइट जो होता है वो मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। जो मेल वाला है उसके अंदर 46XY होगा, जबकि जो फीमेल वाला है उसमें 46XX होगा, ठीक है। जो मेल वाला है उसमें टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन जो है वो कॉज होता है, जबकि जो फीमेल वाला है उसमें इंक्रीज एंड्रोजेनिक हार्मोन्स जो होते हैं वो उसका कॉज होता है। अब इनका सिनेरियो कैसे आता है जी, ठीक है, कि हार्माफ्रोडाइट का जो है वो क्या, किस तरह से सिनेरियो दे सकता है कि क्या होगा और किस तरह होगा। इसका सिनेरियो जो है ना आ जाता है कि जो नॉर्मल लुकिंग गर्ल है उसकी हाइट जो है वो 5 फीट थी, फिर शॉर्ट ब्लाइंड वजाइना विद नॉर्मल वल्वा, स्केंटी प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स, नॉर्मल ब्रेस्ट एब्सेंट, यूट्रस एब्सेंट, नॉर्मल ब्रेस्ट एब्सेंट यूट्रस, तो कैरियोटाइप क्या होगी? ठीक है, तो वो होगी
46XY ये मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट है, मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। तो ये सिनेरियो इस तरह से आता है सूडो हर्माफ्रोडाइट का। बाकी तो ये इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि चीज जो है। सर इसमें जो लास्ट वाला है, a girl 18 year old with history of amenorrhea, otherwise normal appearance and secondary sexual characteristics, मेल on सूडो ultrasound absent ovaries and uterus. ये मेल, मेल सूडो है। हाँ जी, सर ये मेल किस तरह से होगा, काइंडली बता दें थोड़ा। मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट में बेसिकली क्या होता है कि जो गोनेड्स जो होते हैं वो टेस्टिस के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है वो क्लियरली मेल का नहीं होता। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होगा वो फीमेल का होगा। जिस तरह अभी देखिए कि 18 ईयर ओल्ड विद हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया, अदरवाइज नॉर्मल अपीयरेंस एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन अल्ट्रासाउंड एब्सेंट ओवरीज एंड यूट्रस, ठीक है। तो अब इसमें गोनेड्स जो हैं वो तो कह लें कि मेल वाले होंगे, लेकिन जो उसकी अपीयरेंस आ रही होगी वो फीमेल वाली होगी, फीमेल वाली आ रही है ना अपीयरेंस, ठीक है, कि हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया, राइट। तो ये जो है इसमें टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन भी इसको कहते हैं कि जो टेस्टिस हैं वो प्रेजेंट हैं, लेकिन उसमें जो अपीयरेंस आ रही है वो फीमेल्स वाली आ रही है, इसलिए टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन दैट कॉजेज मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट। डन। इसके यही 2-3 सिनेरियो है जो आते हैं, और इसमें कोई भी वो नहीं है कि जनाब इनके अलावा जो है कोई चीज़ पूछें, बस यही चीज़ें पूछते हैं इसकी। अच्छा, बाकी ये जी सिस्टिक हाइग्रोमा जो होता है इसका एसोसिएशन जो है वो टर्नर के साथ होता है। अब सिस्टिक हाइग्रोमा जो है इसका टर्नर के साथ एसोसिएशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके अलावा शॉर्ट स्टेचर वेब नेक टर्नर है, डायग्नोसिस टर्नर, कोई ऐसा जिसमें वो बात नहीं है। क्लाइन फिल्टर के कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं उसने, ठीक है। सर्कस वाले में वो डायसेक्टिंग एओर्टिक एन्युरिज्म दिया हुआ है। डन सर, इसमें कोई भी वो बात नहीं है कि जो नहीं हो। आगे आ जाए जी, 323 पॉइंट, 323 पॉइंट। अभी हमारा मेरे ख्याल से हाफ चैप्टर नहीं हुआ। 3, 4, 5, अभी तक 5 पेजेस रहते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। अच्छा जी, लॉन्ग सिनेरियो है, चाइल्ड विद हाइपोकैल्सीमिया और टेटनी हैविंग सम कार्डियक प्रॉब्लम, लॉट्स ऑफ वायरल इन्फेक्शंस मेंशन्ड। तो ये क्या होगा, 22q11 जिसे कहते हैं डिजॉर्ज सिंड्रोम। अब ये डिजॉर्ज सिंड्रोम जो होता है ना, इसका निमोनिक याद रखना है कैच 22, कैच 22। C for cardiac abnormalities, A for abnormal facies, T for T cell deficient, ठीक है, because of thymic hypoplasia, C for cleft palate, H for hypocalcemia because of hypoparathyroidism, ठीक है, और माइक्रो डिलीशन 22q11, सही है। सो ये बेसिकली है जी डिजॉर्ज सिंड्रोम, डिजॉर्ज सिंड्रोम, वेलो कार्डियोफेशियल सिंड्रोम, ठीक है। इसका बाद सर एक दफा ये नेमोनिक रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। लेमन निमोनिक, जी सर, नेमोनिक रिपीट कर दीजिएगा। इसमें ये जो आपके सामने बिल्कुल ये लिखा हुआ है यही चीजें है ना, कि डी जॉर्ज सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, कार्डियक अबनॉर्मेलिटीज यानी हार्ट के इश्यूज होंगे, फेस उसका अबनॉर्मल होगा, टी सेल की डेफिशिएंसी होगी ड्यू टू थाइमिक हाइपोप्लेजिया, क्लेफ्ट पैलेट होगा, ठीक है, और हाइपोकैल्सीमिया बिकॉज ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म होगा, और माइक्रोडिलेशन 22q11 होगी, ठीक है। तो इसका ज़्यादातर यही आता है कि हार्ट के साथ जो है ना वो दे देते हैं कि हार्ट का कोई मसला है और साथ कह देता है कि शक्ल भी उसकी ख़राब है, सही है। सो कहते हैं ना कि जिसका मतलब ये एक मुहावरा बना हुआ है कि जिसका दिल काला होता है उसकी शक्ल भी काली होती है, मतलब उसकी शक्ल भी बुरी होती है दिल अगर बुरा हो। सो दिल की बीमारी के साथ अगर अब नॉर्मल फेशियस भी हो तो वो डिजॉर्ज सिंड्रोम होगा 22q11, सही है। और आप उससे पूछते हैं कि भाई तुमने क्यों किया, 22 भाई 22 को कहते हैं 22, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज दिस क्रूडी चैट 5p क्राई ऑफ द कैट सिंड्रोम, सही है। तो इसमें जी निमोनिक एक स्टोरी उसने बनाई हुई है कि एक स्मॉल हेड कैट है,
वो क्राई कर रही थी बिकॉज उसके जो है ना वो $5 हार्ट शेप पर्स में गुम हो गए। सही है। सो स्मॉल हेड कैट का मतलब क्या है कि माइक्रोकेफली होगी, और अगर उसने $5 घुमा दिए हैं तो इसका मतलब उसमें मेंटल रिटार्डेशन होगी। सही है। और वो रो रही होगी, कैट लाइक क्राई होगी, और डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 होगा, और कंजेनिटल हार्ट डिजीज होगी उसमें। ठीक है। सो इस तरह से क्रूडी चैट सिंड्रोम, ये वैसे नहीं आया कभी, क्रूडी चैट नहीं देखा अभी तक पेपर में। अच्छा, एडवर्ड, ई से एडवर्ड, ई से 18, ई से एडवर्ड, ई से 18। एडवर्ड जो होता है उसमें ट्राइसोमी 18 होगी। अच्छा, अब इसको बहुत मजेदार तरीके से याद रख सकते हैं हम, इसको बहुत मजेदार तरीके से याद रख सकते हैं कि एक बादशाह था, उसका बेटा था एडवर्ड। ठीक है। तो एडवर्ड जो था उसको, वो पैदा तो हो गया, उसने कहा अब ये जो है वो अगला किंग बनेगा, लेकिन वो जो एडवर्ड था उसका प्रिंस जो था उसका ऑक्सीपिट बहुत बड़ा था, प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट था। क्या था? प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट था। जब प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट था तो उसकी वजह से क्या हो गया कि बादशाह को पता चल गया कि अब इस पे तो क्राउन पूरा ही नहीं आ सकता, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इसको क्राउन दिया जाए, इसका दिमाग ही उतना नहीं चलता, इसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। सही है। और वो जब उसने उसको क्राउन नहीं दिया तो वो अपने दांत चबाने लग गया, क्लेंच्ड फिस्ट होने लग गया, लो सेट ईयर्स हो गए। सही है। उसने अपनी फिस्ट जो है वो बंद कर ली, ओवरलैपिंग फिंगर्स। सही है। सो प्रिंस एडवर्ड ही इसका पूरा निमोनिक है। पी फॉर प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट, आर फॉर रॉकर बॉटम फीट, आई फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एन फॉर नॉन डिसजंक्शन मोस्ट कॉमन कॉज, सी फॉर क्लेंच फिस्ट, ठीक है, विद ओवरलैपिंग फिंगर्स, और ई फॉर ईयर्स, लो सेट ईयर्स। सो ये आ जाता है जी एडवर्ड सिंड्रोम का। पटाउ सिंड्रोम, तो पटाउ सिंड्रोम जो होता है उसमें ट्राइसोमी 13 है। ठीक है। पुबर्टी एज जो होती है वो 13 की होती है ना। सही है। सो दिस इज 13, और इसमें 13 के 3 से याद रखना है, 3M और 3Ps, मेंटल रिटार्डेशन, माइक्रोकेफली, माइक्रोऑप्थेल्मिया। माइक्रोऑप्थेल्मिया के साथ लिखें प्रॉब्लम्स ऑफ ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के प्रॉब्लम्स भी इसी के अंदर आते हैं पटाउ सिंड्रोम के अंदर। और लिप, पैलेट और पोलीडिक्टिली, लिप और पैलेट का क्लेफ्ट होता है और पोलीडिक्टिली होती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास डाउन सिंड्रोम, दैट इज ट्राइसोमी 18, मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम। बहुत ज्यादा एमसीक्यू आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा? मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 होती है जी 95% केसेस में। ठीक है। ट्रांसलोकेशन होती है 5% केसेस में। फीचर क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन, लार्ज फोरहेड, ब्रॉड नेजल ब्रिज, वाइड स्पेस्ड आइज, एपिकेंथिक फोल्ड्स, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग, स्मॉल लो सेट ईयर, सिमियन क्रीज और सिंगल पामर क्रीज। और इधर लिखा नहीं हुआ लेकिन ओब्लीक पैल्पेबर फिशर और फीमेल 40 में इंक्रीज रिस्क होता है। तो ये दो बातें आप इधर लिख लें कि फीमेल 40 में इंक्रीज रिस्क होता है और ओब्लीक पैल्पेबर फिशर होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको ना, इसमें ना ये चीज ट्रिपल स्क्रीनिंग का बड़ा पूछा जाता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें बीटा एचसीजी जो होता है वो इंक्रीज होता है, और अल्फा फीटोप्रोटीन और इस्ट्रायोल जो होता है वो डिक्रीज होता है। सो मैंने क्या कहा? बीटा एचसीजी जो है वो रेज्ड होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन और इस्ट्रायोल जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है। और क्वाड्रिपल थेरेपी में जो होता है वो इनहिबिन, आई से निबिन, आई से इंक्रीज, तो इनहिबिन भी इंक्रीज होता है। सो बीटा एचसीजी और इनहिबिन इंक्रीज, अल्फा फीटोप्रोटीन और इस्ट्रायोल डिक्रीज। सो ये आपने याद रखनी है बातें। बाकी ऑलमोस्ट सारी जो एमसीक्यूज हैं इसके वो इसी से कवर हो जाते हैं। अब हम थोड़ी डायग्राम्स देख लेते हैं। ये जी क्रूडी चैट है, ये जो भी हमने पढ़ा था ना, जरा गौर से अब वो चीज़ें रिवाइज करें जो मैंने पढ़ाई हैं कि स्मॉल हेड कैट इज क्राइंग बिकॉज ही लॉस्ट $5 इन हर हार्ट शेप पर्स। सही है। तो इसमें माइक्रोकेफली है, देखें सर छोटा है, मेंटल रिटार्डेशन, कैट लाइक क्राई,
डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ठीक है, तो ये देखें जी, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 इसने शो किया हुआ है, सही है। हाइपरटीलोरिज्म होता है, स्मॉल हेड होता है, लो सेट अबनॉर्मल ईयर्स होते हैं, हाई पिच्ड क्राइंग, क्राइंग ऑफ कैट होती है। ये क्रूडी चैट है। ये डिजॉर्ज है, ये डिजॉर्ज है, माशाल्लाह शक्ल देखें जरा, माशाल्लाह जी, डिजॉर्ज सिंड्रोम। ठीक है, कार्डियक अबनॉर्मैलिटीज भी हैं, अबनॉर्मल फेशिस भी हैं, थाइमिक एप्लेजिया भी है, क्लेफ्ट पैलेट भी है। ठीक है, एज यू कैन अप्रिशिएट क्लेफ्ट पैलेट, हाइपोकैल्सीमिया 22q11 डिलीशन, डिजॉर्ज हो गया। अच्छा, फिर जनाब ये अबनॉर्मल फेशिस इधर भी देख लिया आप लोग, अबनॉर्मल फेशिस। ये क्लेफ्ट पैलेट इस तरह का भी होता। ये देखिए ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 18 देख ले। ट्राइसोमी 18 के अंदर मैंने क्या कहा था कि एडवर्ड, प्रिंस एडवर्ड, तो प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट है, रॉकर बॉटम फीट है। ये देखें रॉकर बॉटम फीट हो गया, ये पाँव रॉकर बॉटम फीट हो गया। फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, नॉन डिस्टिंक्शन मोस्ट कॉमन कॉज है, क्लेंच्ड फिस्ट है, फिस्ट देखें, ओवरलैपिंग फिंगर्स और क्लेंच्ड फिस्ट, फिस्ट जो है वो क्लेंच किए हुए उसने। ठीक है, और लो सेट ईयर्स। डन, आई होप इट इज डन नाउ। ये जी है पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें 3 M's और 3 P's हमने किए, माइक्रोकेफली, माइक्रोऑप्थेल्मिया, मेंटल रिटार्डेशन, पॉलीडेक्टिली, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट। बाकी और भी चीज़ें हैं बट ये हमने की थी ट्राइसोमी 13 में। ये ज़रा ये भी गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो पटाउ लेटर है इसके अंदर 13 टोटल ये लेटर्स कितने बनते हैं पटाउ सिंड्रोम, ये गिने ज़रा, 13 बनते हैं। तो ये ट्राइसोमी 13 है। ठीक है, अब याद रहेगा ना, गिन लेने लफ्ज कितने हैं, 13 है ना, तो ये ट्राइसोमी 13 है। ये डाउन सिंड्रोम है जी। डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो होते हैं उनमें स्मॉल ईयर्स होते हैं, फ्लैट नोजल ब्रिज होती है, स्लैंटेड अपटर्न आईज होती हैं, शॉर्ट नेक होती है। ठीक है, यूजुअली ये फ्लफी होते हैं, यानी इनका जो है वो हेल्दी होते हैं, मतलब अच्छा। अब जनाब हम करते हैं हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी वगैरह। ठीक है, अडॉप्टेशंस, कल हमने ये इसको शुरू किया था। तो इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल रिजल्टिंग इन इंक्रीज साइज ऑफ द ऑर्गन, सही है। बेसिकली जब भी सेल के ऊपर स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस की वजह से सेल जो होता है वो स्ट्रेस को फाइट करने के लिए उसमें अडॉप्ट करता है। और अडॉप्टेशंस जो होती हैं वो 4 तरह की होती हैं, वैसे 6 तरह की होती हैं अडॉप्टेशंस। ठीक है, बहरहाल इधर उसने हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, एट्रॉफी, मेटाप्लेशिया लिख दिया है, लेकिन और भी अडॉप्टेशंस होती हैं, बट फिलहाल फोकस ऑन दीज 4। हाइपरट्रॉफी क्या होती है? हाइपरट्रॉफी साइज ऑफ द सेल का इंक्रीज कर जाना। ठीक है, हाइपरप्लेशिया क्या होगा? हाइपरप्लेशिया क्या होगा? हाइपर का मतलब ज्यादा, प्लेशिया का मतलब नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज कर जाना। तो अगर मैं कहूं, अगर मैं बड़ी गौर से बात सुनिए, अगर मैं डीएनए कंटेंट इंक्रीज करता है, कंटेंट का मतलब क्या है? बल्क, उधर मैं नंबर की नहीं बात कर रहा, तो वो हाइपरट्रॉफी होगी या हाइपरप्लेशिया होगा? डीएनए कंटेंट, मैंने अभी बताया कि बल्क, सही है, तो इट मस्ट बी ट्रॉफी, इट मस्ट बी ट्रॉफी। सो इंक्रीज डीएनए कंटेंट जो होता है वो हाइपरट्रॉफी के अंदर होता है। ये एमसीक्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ये देख लें। ड्यूरिंग हाइपरट्रॉफी व्हाट हैपेंस, ये वाला एमसीक्यू है, इंक्रीज डीएनए कंटेंट। ठीक है, इसीलिए मैंने साथ ही बता दी ये बात। So increase in size of the cell resulting in increased size of the organ,
तो इसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जनाब आ जाता है ए ट्रॉफी। ए ट्रॉफी में क्या होता है कि जो साइज ऑफ द सेल हाइपरट्रॉफी में तो इंक्रीज कर रहा था ना, ए ट्रॉफी में साइज ऑफ द सेल डिक्रीज करेगा, दोनों ऑपोजिट है, लेकिन उसकी वजह से टिश्यू मैस डिक्रीज कर जाएगा। सो मैंने क्या बोला, हाइपरट्रॉफी में साइज ऑफ द सेल इंक्रीज करता है, जबकि ए ट्रॉफी में साइज ऑफ द सेल डिक्रीज करता है, लेकिन दैट विल लीड टू डिक्रीज टिश्यू मैस। और मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि वन सेल टाइप जो है वो अनदर सेल टाइप में चेंज हो जाती है। अच्छा, ये सारी की सारी 4 अडॉप्टेशंस जो हैं ये सारी रिवर्सेबल है, यानी अगर आप स्ट्रेस हटा दोगे तो ये दोबारा नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। स्ट्रेस हटा दोगे तो दोबारा क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। क्लियर क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई टेंशन, कोई एंजाइटी इधर अभी तक? इजी है? ओके 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 ओके, ठीक है, गुड। अच्छा, अब इनकी ना एग्जांपल्स जो हैं वो पेपर के अंदर पूछते हैं। इनकी एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाइपरट्रॉफी की एग्जांपल आपने याद रखनी है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बहुत ज्यादा कॉमन है, सही है। और लॉन्ग स्टैंडिंग हार्ट डिजीज जिस तरह हाइपरटेंशन वगैरह में हाइपरट्रॉफी होती है। दूसरा, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं मसल बनाने के लिए, उनमें भी हाइपरट्रॉफी होती है, बॉडी बिल्डर, जिम यूजर्स, ठीक है। सो ये 2 बातें याद रखनी। अच्छा, फिर जनाब हाइपरप्लेजिया कब होता है? हाइपरप्लेजिया कब होता है? हाँ जी, हाइपरप्लेजिया कब कब होगा? हाइपरप्लेजिया, प्लीज टेल मी। लीवर, कौन से लीवर में कौन से टाइप का हाइपरप्लेजिया होगा? आज मुझे डॉक्टर सुलेमान नहीं नजर आ रहे, कौन से टाइप का हाइपरप्लेजिया होगा? कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया सर, कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया, कंपनसेशन वाला, लीवर को बचाने वाला, कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया होता है। सो ये मेरी बात आपने अब गौर से सुननी है कि जब भी स्ट्रेसर्स आते हैं तो स्ट्रेसर्स जो होते हैं वो पैथोलॉजिकल चेंजेस करते हैं, जैसे हीट आ गया, इन्फेक्शन हो गया, सही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेल जो है वो अडॉप्ट करता है और सारी अडॉप्टेशन रिवर्सेबल होती हैं। और ये अडॉप्टेशन था हाइपरट्रॉफी, जिसमें इंक्रीज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और ऑर्गन्स हो जाते हैं और साइज ऑफ द सेल इंक्रीज करता है, जिस तरह लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या बॉडी बिल्डर्स, ठीक है। अच्छा, और हाइपरप्लेजिया जो होता है, हाइपरप्लेजिया आपने हाइपरप्लेजिया में ना एक बात याद रखनी है कि जो हाइपरप्लेजिया होता है ना, हाइपरप्लेजिया, इसकी वजह क्या होती है, यानी नंबर ऑफ सेल्स, तो सारे बच्चों को पता होगा कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है, लेकिन अगर आप लोग ये पता है ना कि वाई नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, तो याद रखना है ड्यू टू एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन्स। लिखें इधर, इस पॉइंट को लिखें इधर, ड्यू टू एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन्स। जब हार्मोन्स की एक्सेसिव स्टिमुलेशन होगी तो देयर विल बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स और कंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होगी स्टेम सेल्स की और डिफरेंशिएटेड सेल्स की, इसके कहेंगे हाइपरप्लेजिया। सो आज के बाद जब भी हाइपरप्लेजिया के बारे में सोचना है तो आपने हार्मोन की एक्सेसिव स्टिमुलेशन के बारे में सोचना है, ठीक है। सो हार्मोन की एक्सेसिव स्टिमुलेशन जो होती है वो पैथोलॉजिकल भी हो सकती है ना, जिस तरह एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ठीक है, और इसकी वजह से डिस्प्लेजिया और कैंसर भी हो जाता है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। ब्रेस्ट के जो हार्मोन्स हैं, फीमेल के जो हार्मोन्स हैं, उनकी वजह से ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है, तो वो भी हाइपरप्लेजिया है, ठीक है। जो लीवर है वो दोबारा रीजनरेट होता है ड्यू टू हार्मोन्स, तो वो कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया है। एरिथ्रोपोइटिन का नाम सुना है? आरबीसी की प्रोडक्शन इन एनीमिया, वो भी हाइपरप्लेजिया है। यार अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों, अगर आप लोगों को सिर्फ इतना पता चल गया कि हाइपरप्लेजिया में एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन्स होती है, तो यू कैन इजीली रिमेंबर ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स कि आरबीसी प्रोडक्शन एनीमिया, लीवर रीजनरेशन, ब्रेस्ट की ग्रोथ, ठीक है, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, सारों में हार्मोन्स का मामला आ रहा है। डन डन डन, मजा आया हाइपरप्लेजिया करके? चलो
अब सर कोई ऐसी चीज जिसमें हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों इकट्ठे होते हैं, ये इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसमें हाइपरप्लेजिया भी होता है और हाइपरट्रॉफी भी होती है। अच्छा, अब जनाब एट्रॉफी क्या है? उसमें डिक्रीज साइज होता है, हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज साइज होता है ना, एट्रॉफी में डिक्रीज साइज होता है, दैट विल लीड्स टू डिक्रीज टिश्यू मास। और इसमें एट्रॉफी होती क्यों है, किस वजह से हो सकती है? जब आप किसी चीज को यूज ना करो, कास्ट अप्लाई करते हैं तो वो फुट यूज नहीं होता, मोबिलाइज नहीं होता, तो ये होती है डिसयूज एट्रॉफी, उसमें उसकी सप्लाई नहीं हो रही होती, डिसयूज। बाज़ दफा क्या होता है कि ड्यू टू सम न्यूरोमस्कुलर देयर विल बी डीनर्वेशन एट्रॉफी, सही है। सेनाइल एट्रॉफी भी होती है, जिस तरह ए फॉर अल्जाइमर, ए फॉर एट्रॉफी ऑफ ब्रेन, ये बड़ा एमसीक्यू आता है, ए फॉर अल्जाइमर, ए फॉर एट्रॉफी ऑफ ब्रेन, तो वो एमसीक्यू देते हैं कि अल्जाइमर डिजीज के अंदर ब्रेन की क्या होती है, तो नीचे लिखा होता है एट्रॉफी होती है, मेटाप्लेजिया होता है, हाइपरप्लेजिया होता है, हाइपरट्रॉफी होती है, तो याद रखना है एट्रॉफी ऑफ ब्रेन, ठीक है। और अल्जाइमर जो होता है वो डाउन सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ब्लड सप्लाई का लॉस हो जाए, ठीक है, तो तब भी एट्रॉफी होगी। पुअर न्यूट्रिशन हो तब भी एट्रॉफी होगी। मुझे कोई एट्रॉफी की एग्जांपल देंगे कास्ट के अलावा, कि इमोबिलाइजेशन कास्ट के अलावा? यूट्रस आफ्टर बर्थ, उधर भी एट्रॉफी होती है, सही है। नोटोकॉर्ड की एट्रॉफी होती है, नोटोकॉर्ड जो होता है ना उसकी भी एट्रॉफी होती है। ब्रेस्ट और यूट्रस की मेनोपॉज में एट्रॉफी होती है। ये सारी एग्जांपल्स हैं एट्रॉफी की। अच्छा, आगे आ जाओ जी। मेटाप्लेजिया, 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 ये जी रिप्लेसमेंट ऑफ वन सेल टाइप बाय अनदर होती है मेटाप्लेजिया में, और यूजुअली इसमें कोई ना कोई इरिटेंट का एक्सपोजर होता है, जैसे गैस्ट्रिक एसिड वगैरह, या टोबैको स्मोकर्स जो होते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम है उसकी जगह स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाएगी, तो ये होगा बैरेट एसोफेगस, ठीक है। बाज़ दफ़ा जो चेंज हो जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, यानी जो बोन है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है मसल के अंदर आफ्टर ट्रॉमा। जब भी कोई ट्रॉमा होगा तो मसल के अंदर बोन की अगर प्रेजेंस हो जाए, इसे कहते हैं मायोसाइटस ऑसिफिकेंस। तो मायोसाइटस ऑसिफिकेंस इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेजिया। फिर विटामिन ए जो होता है वो एपिथेलियल सेल्स को मेंटेन करता है। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो एपिथेलियल सेल्स जो है वो मेंटेन नहीं होंगे, एपिथेलियल सेल्स मेंटेन नहीं होंगे तो एपिथेलियल सेल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे इनटू अनदर फॉर्म, तो उसको क्या कहते हैं? मेटाप्लेजिया। सो विटामिन ए नॉर्मली एपिथेलियल सेल्स को मेंटेन करता है, लेकिन अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो इट विल कॉज मेटाप्लेजिया। ये सारे एमसीक्यूज आते हैं। सो जब भी वो इस तरह का सिनेरियो दे कि एक स्वेलिंग है वो ब्राइट होगी आफ्टर 1 ईयर, तो वो मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस होगा, वो भी मेटाप्लेजिया की एग्जांपल है। बैरेट ऑसिफिकस मेटाप्लेजिया की एग्जांपल है, विटामिन ए डेफिशिएंसी मेटाप्लेजिया की एग्जांपल है। सारी क्लियर होगी बातें? सारी क्लियर होगी बातें कि व्हाई विटामिन ए डेफिशिएंसी? ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर इन योर माइंड? गुड। बाकी जी ये नीचे एमसीक्यूज हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये हाइपरट्रॉफी है, ये हाइपरप्लेजिया है, ये सेल्स बड़े हो गए हैं और ये सेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया। ये मसल एट्रोफी है जी, एक्टिव हेल्दी मसल था और ये एट्रोफी मसल हुई है। ये इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हुआ है। सर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए का रीनल सेल्स के ऊपर कोई असर होता है? रीनल सेल्स की मैंने कहा कि विटामिन ए जो होता है वो एपिथेलियल सेल्स को मेंटेन करता है, तो कोई भी एपिथेलियल सेल्स होंगे अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो वो मेंटेन नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। थैंक यू सर। ठीक है सर मेटाप्लेजिया हमारे पास रिवर्सिबल कैसे होता है? उसमें तो सेल की टाइप ही चेंज हो रही होती है, तो सर वो रिवर्सिबल कैसे आएगा? जब आप स्ट्रेस रिमूव कर देंगे, जब सिगरेट पीना छोड़ देंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर ना एक दो और बातें जो मैंने कल बच्चों को पढ़ाई भी थी कि एड्स के अंदर फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया होता है और ए प्लेजिया जो होता है, ए प्लेजिया
उसमें बेसिकली क्या होता है, फेलियर ऑफ सेल प्रोडक्शन। और डेस्मोप्लेजिया इज नॉट ए नियोप्लेजिया, इसमें नॉन नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। डन सर, अजान हो रही है, अब जो है हम बस करते हैं, इट्स ऑलरेडी 5:15। बाकी हम जो है वो 7:30 पे अगले जो स्लाइड्स हैं 3-4 वो कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सर 7:30 वाली क्लास 7 o'clock नहीं हो सकती, क्योंकि हॉस्पिटल शिफ्ट चेंज होती है 7:30 से 8, तो वो उसमें मिस हो जाती है। नहीं वो ओके जी, नमाज पढ़ लें और फिर अपनी जो है वो क्लास लें। अल्लाह हाफ़िज़।